हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग घटना चक्र के प्रतिदृष्टि करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। जो इस बार की यह मैगजीन बीपीएससी प्री 2022 स्पेशल है। यह मैगजीन अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। दोस्तों, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित यह मैगजीन सबसे बेहतरीन मैगजीन मानी जाती है, जो आने वाले विभिन्न एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बात करें इसमें कब से कब प्रश्न कवर किए गए हैं, तो इसमें 1 अगस्त 2021 से 5 अगस्त 2022 तक के करंट के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। तो टोटल 1 वर्ष के प्रश्न इस मैगजीन में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसके इंडेक्स को देखते हैं, जो इस बार इसमें क्या क्या कवर किया गया है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य इसमें कवर किया गया है, उसके बाद विधिक परिदृश्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य और बिहार विशेष, संक्षिप्तियाँ और खेलकूद। इतने सारे टॉपिक इस बार इस मैगजीन में कवर किए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी करंट के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को क्रम से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सीधे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। आइए अब हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है 16वां राष्ट्रपति चुनाव। तो आइए 16वें राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 62 में यह प्रावधान है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के नए राष्ट्रपति, जो व्यक्ति के रूप में 15वें और निर्वाचन के लिए 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? तो 15 जून 2022 को जारी की गई। ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, लोकसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था 18 जुलाई 2022 को। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और 21 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित किए गए। 16वें राष्ट्रपति चुनाव हेतु अभ्यर्थना वापस लेने के उपरांत अंततः 2 प्रत्याशी, जिसमें पहला द्रौपदी मुर्मू और दूसरा यशवंत सिन्हा शेष रह गए थे। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दैट इज राजग की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों यूनाइटेड अपोजिशन द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। मतदान करने हेतु अर्ह कुल 4796 मतदाताओं में 771 सांसद और 4025 विधायक थे, जिनमें से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चार दौर के मतदान के उपरांत द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 मूल्य के 2,824 वोट प्राप्त हुए, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट प्राप्त हुए, जिनका मूल्य 3,80,177 था। कुल 53 मत अवैध घोषित किए गए थे। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को
ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह संथाल जनजाति से हैं तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। आइए अब हम लोग बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला को देखते हैं। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है, देश का पहला कौन सा ऐसा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल की कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तो कब तक इसका लक्ष्य है? तो 2024 तक जो हर घर जल नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। आइए अब हम लोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 देखते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का तृतीय संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने हेतु गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी के रूप में शामिल रहा है। आगे है, इस सूचकांक के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता तथा उनके नवाचारी कार्यों के परिणामों दोनों का परीक्षण किया गया है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहला बड़े राज्य, दूसरा उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए इन तीनों श्रेणियों को हम लोग देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेत, जिनमें इनेबलर्स के तहत 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेत शामिल हैं। आइए अब हम लोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष 5 बड़े राज्यों को देखते हैं। तो शीर्ष 5 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कर्नाटक है, जिसका स्कोर 18.01 है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा और चौथे पे महाराष्ट्र, 5वें पे तमिलनाडु स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े राज्यों में भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कर्नाटक है, इसे ध्यान दीजिएगा। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान, जिसका स्कोर 14.22 है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है जिसका स्कोर 14.22 है। वहीं बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 15वां है, जिसका स्कोर 11.58 है। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे श्रेणी के अंतर्गत भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य आते हैं। तो उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पे मणिपुर है, जिसका स्कोर 19.37 है। उसके बाद दूसरे स्थान पे उत्तराखंड, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश और 5वें पे हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पे मणिपुर है, इसे ध्यान दीजिएगा। और तीसरे सूची की बात करें तो शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य की बात किया जाए तो शीर्ष
शीर्ष स्थान पे चंडीगढ़ है जिसका स्कोर 27.88 है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों में भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे चंडीगढ़ है। आइए इसमें आगे देखते हैं। वहीं दूसरे स्थान पे दिल्ली है, तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चौथे पे पुदुचेरी और पांचवें पे गोवा है। बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ अंतिम 17वें स्थान पे है। तो आप सभी बताइए कि बड़े राज्यों में अंतिम 17वें स्थान पे छत्तीसगढ़ है, तो प्रथम शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। वहीं बड़े राज्यों में अंतिम स्थान की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पे है। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में नागालैंड अंतिम 10वां स्थान पे है। तो उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य था? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, मणिपुर शीर्ष स्थान पे था और नागालैंड अंतिम स्थान पे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में बात किया जाए तो लद्दाख अंतिम स्थान जो 9वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो शीर्ष स्थान पे चंडीगढ़ था। तो दोस्तों, आप सभी को शीर्ष स्थान और अंतिम स्थान ये दोनों पता होना चाहिए। ये दोनों तो कम से कम आप सभी को याद होना चाहिए और कोशिश रहे कि सभी आप सभी को याद हों। तो चलिए अब इसमें हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विदित हो कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है। इसे हम लोग लगभग 296 किलोमीटर इसे लगभग में इसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट एग्जामों में नहीं पूछता है। ठीक है, गौरतलब है कि इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लागत 14,850 करोड़ रुपए लागत आई थी। तो कितने लागत से ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है? 14,850 करोड़ रुपए से। भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से गुजरता है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, इस एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बीरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम एक त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम एक त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षर, आइए इसे देखते हैं। 15 जुलाई 2022 को असम एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित किया गया। तो नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किन 2 राज्यों के मध्य किया गया? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123
गांव से संबंधित सीमा विवादों को न्यूनीकृत दैट इज मिनिमाइज करना है। इस समझौता के तहत दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। ज्ञातव्य है कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो असम अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? तो 408.10 किलोमीटर। आइए इसमें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। तो ध्यान दीजिएगा, ये देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। इसमें 4 श्रेणियों, जिसमें समग्र कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। इन 4 श्रेणियों में इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों, जिनमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों की रैंकिंग प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई थी। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। तो ये 5 मापदंडों को आइए देखते हैं। पहला है शिक्षण, फिर अधिगमन एवं संसाधन, दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, और तीसरा है स्नातक परिणाम, चौथा है पहुंच एवं समावेशिता, और 5वां है बोध परसेप्शन। आगे है इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। तो आइए उच्च शिक्षा संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों को देखते हैं। तो इसमें शीर्ष स्थान पे IIT मद्रास है, जो चेन्नई में स्थित है। इसका स्कोर 87.59 है। वहीं दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, और तीसरे स्थान पे IIT बॉम्बे है, और चौथे स्थान पे IIT दिल्ली है। वहीं 5वें स्थान पे IIT कानपुर है। इसी में 6ठे स्थान की बात किया जाए तो 6ठे स्थान पे IIT खड़गपुर है, 7वें स्थान पे IIT रुड़की, और 8वें स्थान पे IIT गुवाहाटी है, और 9वें स्थान पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो नई दिल्ली में स्थित है, 9वें स्थान पे है। वहीं 10वें स्थान पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 10वें स्थान पे है, जिसका स्कोर 67.25 है। आइए उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति आइए देखते हैं। NIRF की इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान, जो IIT कानपुर को स्थान मिला है। ठीक है, तो NIRF की रैंकिंग में समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को शीर्ष 10 में केवल एक संस्थान शामिल है, जो IIT कानपुर है। इसमें समग्र सूची में शीर्ष 100 में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थानों को आइए देखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर जो 5वें स्थान पे है, वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये 11वें स्थान पे है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 19वें स्थान पे है, और IIT BHU 29वें स्थान पे है। AMIT विश्वविद्यालय जो गौतम बुद्ध नगर में है, यह 42वें स्थान पे है, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है, यह 75वें रैंक पे है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये 78वें स्थान पे है। वहीं शिव नाडर विश्वविद्यालय जो गौतम बुद्ध नगर में है, यह 94वें स्थान पे है।
तो शिव नाडर विश्वविद्यालय को 94 रैंक प्रदान किया गया है, जिसका स्कोर 44.94 है। विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग की बात किया जाए तो विभिन्न श्रेणियों में विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को द्वितीय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा संस्थान है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पे है। वहीं दूसरी की बात किया जाए दूसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे पे जामिया मिलिया इस्लामिया है। आइए इसमें आगे देखते हैं। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। आइए अब विभिन्न विषयों में रैंकिंग को देखते हैं। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पे आईआईटी मद्रास एवं आईआईटी दिल्ली है। वहीं प्रबंधन विषय में आईआईएम अहमदाबाद जिसको प्रथम स्थान प्राप्त है, वहीं आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त है। वास्तुकला की बात किया जाए तो वास्तुकला में शीर्ष 3 संस्थान क्रमशः आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट जो केरल में स्थित है और तीसरा आईआईटी खड़गपुर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात किया जाए तो इसे चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है, इसको चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त है। फार्मेसी की बात किया जाए तो फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान पर जामिया हमदर्द जो नई दिल्ली में स्थित है, इसको प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि दैट इज कानून विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई जो तमिलनाडु में स्थित है, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब आइए हम लोग इसके बिहार की स्थिति की बात करते हैं। भारत इंडिया रैंकिंग में बिहार की स्थिति को देखें तो इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 में शामिल बिहार का एकमात्र संस्थान आईआईटी पटना जो समग्र रूप से 59वें स्थान पर है। ठीक है, तो शीर्ष 100 में बिहार का एकमात्र संस्थान आईआईटी पटना शामिल है। वहीं समग्र रैंकिंग बैंड में 101 से 150 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को भी स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अब हम लोग मिशन शक्ति के प्रश्नों इसको देखते हैं। मिशन शक्ति को 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मिशन शक्ति के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू माने जाएंगे। तो मिशन शक्ति के मानदंड कब से लागू माने जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2022 से। आगे है, इस मिशन का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया गया है। यह एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की रक्षा दैट इज सेफ्टी, सुरक्षा, सिक्योरिटी और सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस मिशन को 2 उप योजनाएं यथा संबल और सामर्थ्य है। तो इस मिशन के 2 उप योजनाएं कौन कौन से हैं, तो पहला संबल और दूसरा सामर्थ्य है। संबल महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा हेतु, जबकि सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं। वहीं सामर्थ्य योजना के घटकों में उज्ज्वला स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेंच योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब सामर्थ्य उप योजना में शामिल किया गया है। संबल उप योजना के तहत
केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। मिशन शक्ति का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें विधानसभा युक्त हो के मध्य 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के माध्यम से किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर विशेष दर्जे वाले राज्यों हेतु वित्त पोषण अनुपात 90:10 का होगा। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में हेतु 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग को देखते हैं। तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को 4 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का तीसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग के अंतर्गत राज्यों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी का मूल्यांकन किया गया है। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वर्ष 2018 से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का आयोजन कर रहा है। रैंकिंग के प्रयोजनों हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स एवं उभरती स्टार्टअप परिस्थितिकी शामिल हैं। रैंकिंग के अनुसार गुजरात एवं कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुने गए। वहीं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं तेलंगाना राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चुने गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। राज्यों की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में चुने गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा लीडर्स की श्रेणी में नामित किए गए हैं। बिहार एवं आंध्र प्रदेश को उभरती स्टार्टअप परिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब हम लोग अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना को देखते हैं जो बहुत चर्चा में है इस समय। आइए उसके विषय में देखते हैं। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। तो यह भर्ती योजना की मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो 14 जून 2022 को। इस योजना का नाम अग्निपथ है। ठीक है, इस योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा संबल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवाकाल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों जिनमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवानों, वायुसैनिकों और नाविकों, नौसैनिकों के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत तीनों अंगों के सेनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों को इसमें भर्ती किया जाएगा। आगे है इसमें, अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो भी भर्ती होने वाली योजनाएं थी उसे समाप्त कर अब इस योजना के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। ठीक है, आइए इसमें आगे देखते हैं।
उल्लिखित है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेगी। योजना के तहत 17.5 वर्ष एवं 21 वर्ष और इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। चूँकि पिछले 2 वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती संभव नहीं हो पाई है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के भर्ती चक्र हेतु एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया है। अतः वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई है। ज्ञातव्य है कि भारतीय नौसेनाओं के अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 20% तक आरक्षण दिया गया है। अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा अवधि के संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बैच में कैडर के बैच में अधिकतम से 25% अग्निवीरों को इसमें शामिल नियमित रूप से कैडर में नामांकित किया जाएगा। 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुक्त सेवा निधि पैकेज भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। ठीक है, सेवा निधि 11.71 लाख रुपए मिलेगी जो आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तर जो तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया। तो भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? तो कोयम्बटूर से साईनाथ शिरडी तक शुरू किया गया था। इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिज्म सर्किट ट्रेनें होगी। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। ठीक है, आइए अब हम लोग NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं। 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन NHAI एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
इस सड़क का निर्माण NH 53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच किया गया है। NH 53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया। तो कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया? तो 84.40 किलोमीटर। ये इसे याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य 3 जून 2022 को सुबह 7:27 बजे से शुरू हुआ और 7 जून 2022 को शाम 5 बजे पूरा कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क के निर्माण का रिकॉर्ड दोहा, कतर के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। ठीक है, इसके पहले कतर के दोहा का रिकॉर्ड था, जो इस समय भारत के पास विश्व का सबसे लंबी सड़क निर्माण दर्ज करने का रिकॉर्ड, बिना रुके विश्व की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करने का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है, तो इसे आइए देखते हैं। दोस्तों, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।